हाय गाइस, वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो कि हम नया इनिशिएटिव लाए हैं और नई शुरुआत है, इससे पहले हमने जेएनयू के लिए नहीं पढ़ाया है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ाने से पहले थ्योरेटिकली कि हम फ्रेंच के बारे में पढ़ें और बहुत सारा पढ़ें, क्वेश्चन पेपर के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं और किन किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। ख़ास कर 2020 के बाद जो पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि पहले क्या होता था, अगर मैं अरबिक में लेना चाहता हूँ तो मेरा क्लस्टर 3 है और मेरे साथ सिर्फ 3 लैंग्वेज आ रही हैं, पश्तो और पर्शियन और अरबिक, यानी सिर्फ 3 लैंग्वेज के कल्चर के बारे में, जहाँ जिन कंट्री में बोली जाती है उनके जीके के बारे में मुझे पढ़ना था। लेकिन अभी तमाम फॉरेन लैंग्वेज, जितनी फॉरेन लैंग्वेज आपकी जेएनयू में है बीए के लेवल पे, तमाम को एक साथ कर दिया गया है और तमाम का एक ही पेपर बनाया जाएगा। गोया कि हमको 10 लैंग्वेज के बारे में, 10 लैंग्वेज जहाँ जहाँ बोली जा रही है उनके जीके के बारे में हमें पढ़ना होगा। जैसे आपकी जर्मन है, फ्रेंच है, ठीक है, पर्शियन है, आपकी पश्तो है, आपकी अरबिक है, आपकी कोरियन है, आपकी चाइनीज़ है, जापानीज़ है, ठीक है, और भी 1-2-3 लैंग्वेज जो छूट गई हैं वो भी हैं। तो पूरी 10 लैंग्वेज के बारे में हमें पढ़ना है इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस के ज़रिए। ख़ासकर अभी जो हम बात करने वाले हैं जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन PYQs 2020, उसमें से हम 3 तरीके के क्वेश्चन लेके आए हैं। नंबर 1 इंग्लिश। तो इसमें पढ़ना क्या रहता है, मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा इंशाल्लाह। जब हमारे ये PYQs ख़त्म हो जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि पहले मैं बीच बीच में बताता रहूँगा, देखें ये क्या पूछा जा रहा है, ये क्या पूछा जा रहा, आप उनसे समझने की कोशिश कीजिएगा। एक होता है रीजनिंग को, जिसमें तार्क कुछ कहते होंगे हिंदी में, बाकी मंतिक कह लें इसको। आपका उर्दू वाले, अगर उर्दू वाले और अरबी वाले हैं तो उसको मंतिक कह लें, जिसमें दिमाग लगाना होता है। और रीजनिंग को मैं हमेशा कहता हूं कि एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग हो गई, ठीक है, जो वर्बल रीजनिंग होती है, तो उसको मैं कहता हूं एक एजुकेटेड कॉमन सेंस, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कॉमन सेंस यूज़ नहीं होता है, बल्कि वहाँ पे कुछ ना कुछ मैथ यूज़ हो रहा होता है, कुछ ना कुछ आपकी नॉलेज यूज़ हो रही होती है, ठीक है। उस हिसाब से माना, जैसे चलें उसको हम देखेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको भी, इसके 2 क्वेश्चन हैं शायद, उनको देखने की कोशिश करेंगे जो 2020 में आए थे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्वेश्चन मैं हल करता था, ठीक है, हल करता था और बहुत ईजी, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई ना। रीजनिंग में शायद कभी कभी मैथमेटिकल रीजनिंग अलग चीज़ है, वर्बल रीजनिंग अलग चीज़ होती है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग वो रीजनिंग जहाँ पे मैथ यूज़ होता है, वर्बल रीजनिंग जहाँ पे मैथ यूज़ नहीं हो रहा था, दूसरी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। तो इसके सवाल में हल करता था, लेकिन नाम पता नहीं था। अब जाके नाम पता चला जब आपके आर गुप्ता वाली बुक में मैंने देखा है। तो इंशाल्लाह चलिए इसको शुरू करते हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चन इंग्लिश के, रीजनिंग के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए तो मैं उसको देखते हुए इसको 2 पार्ट में भी बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन यानी इंग्लिश वोकैबुलरी का, ये इंग्लिश। तो इंग्लिश में 2 तरीके की चीज़ें आप बात कर लें। एक तो पूरी ग्रामर आपको आना चाहिए, इंग्लिश की पूरी ग्रामर आपको आना चाहिए, ठीक है। फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। इसी तरीके से सारे टेंसेस, इसी तरीके से आपके सारे जो मॉडल टेंसेस, सेंटेंसेस होते हैं वो सारे, ठीक है, सेंथेसिस, इसी तरीके से आपकी वो सारी चीज़ें जितनी भी आती हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके जो एक्टिव पैसिव हैं वो भी आना चाहिए आपको। इसी तरीके से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हैं वो भी आपको आना चाहिए। तो पूरी ग्रामर, मैं बोल रहा हूँ एक लफ्ज़ में, पूरी ग्रामर आपको आना चाहिए। और इतना तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल्स में, हमारे मदरसे में, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, 12वीं तक पूरी ग्रामर पढ़ा दी जाती है, ठीक है। हम जिस मदरसे में पढ़ते थे या आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, वो मुझे पता है कि पूरी ग्रामर पढ़ा दी जाती है 12वीं तक। बस आपको क्या करना, रिवाइज करना। टाइम्स पढ़ा दी जाते हैं लेकिन फिर भी गलती करते हैं, देखें वही चीज़ें आएंगी सामने। और वोकैबुलरीज याद करना है, वोकैबुलरीज का बहुत महत्व है, ठीक है। वोकैबुलरीज तीसरी चीज़। दूसरी चीज़ क्या हो, पहले क्या हो, पूरी ग्रामर। दूसरी चीज़ वोकैबुलरीज को कैसे याद करेंगे, एज अ वोकैबुलरी याद करें। सिनोनिम जो मुतरादिफात हैं उनके हिसाब से याद करें। फिर एंटोनिम्स जो मुतजाद हैं उनके हिसाब से, विलोम शब्द हैं उनको हिसाब से आप याद करना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। इसी तरीके से आपको जो कुछ चीज़ें होती हैं, फ्रेज हो गए, इडियम्स हो गए, मुहावरात वगैरह, मिसाल वगैरह, कहावतें वगैरह, इनको यूज़ करना है। ये 3 चीज़ें इंग्लिश में आपकी आएंगी। पूरी ग्रामर, वोकैबुलरी मतलब एज अ वोकैबुलरी याद करें, सिनोनिम्स याद करके, एंटोनिम्स याद करके, इस तरीके से। तो फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर सही चीज़ क्या होगी। तो असल में क्या है, अगर आपको इसके माने नहीं पता है तो आप कभी भी इसका माना नहीं लगा सकते, ठीक है। इसका माना कभी भी आप नहीं लगा सकते हैं। तो कन्वर्सेंट का माना क्या होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अक्वेंटेड का माना क्या होगा। ये 2 जोड़े दिए हुए हैं, कन्वर्सेंट और अक्वेंटेड, ठीक है। ये 2 जोड़े जो दिए हुए हैं, इनका माना अगर आपको पता चल गया दोनों का, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे, ठीक है, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे। लेकिन अगर इनका माना आपको पता होना चाहिए, इस तरीके के सवाल कैसे हल होते हैं। जैसे एक जोड़ा ये है
ठीक है, एक जोड़ा ये है, फिर एक जोड़ा यहाँ बनेगा, एक अपसर्ड, और उसके बाद एक जुमला जो यहाँ से लेंगे हम एक वर्ड, उसके हिसाब से जोड़ा बनेगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको एनालॉगी भी कहीं ना कहीं कहेंगे, ठीक है, लेकिन ये रीजनिंग नहीं है, यहाँ पर हमें सिनोनिम को देखना है। तो इन दोनों को देखना है, ये क्या माने है। कन्वर्सेंट का माना है आपका किसी से मुतारिफ होना, वाकिफ होना, जानकार होना, परिचित होना, ये अल्फाज हैं, ठीक है, यानी हम आपको जानते हैं। पर कन्वर्सेंट माने जानकार, ठीक है, किसी से परिचित हैं, ये माना है इसका। और अक्वेंटेड का भी सेम मीनिंग है, अक्वेंटेड का भी सेम मीनिंग है। तो गोया कि पता चला यहाँ पर ये दो लफ्ज़ जो हैं ये सिनोनिम है, ये दो लफ्ज़ जो हैं वो सिनोनिम है, ठीक है। तो उसके बाद अब एब्सर्ड के बाद उसका सिनोनिम ही तो लाना पड़ेगा हमें यहाँ पर। एब्सर्ड के लिए, एब्सर्ड का माना होता है बेतुका, बेतुका जिसका कोई मंतकी, गैर मंतकी, ठीक है, बेतुका, कोई लॉजिक नहीं है, गैर तार्किक, ठीक है, इस तरीके से एब्सर्ड के माने ये होते हैं। तो अब इसका सिनोनिम आपको लाना है, तो उसके लिए आप रिडिकुलस लेके आएंगे। आप हैप्पी यूज़ नहीं कर सकते, अटेंड यूज़ नहीं कर सकते, फ्री यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसका सिनोनिम क्या आता है, वो रिडिकुलस आता है। तो यहाँ पर किसको चेक किया जा रहा है, वोकेबलरी में आपकी सिनोनिम को चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो सिनोनिम वगैरह पे आपको फोकस करना है, क्लियर है। दूसरा सवाल यहाँ पर, द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज प्रोवाइडेड। तो एक जुमला है, असल में क्या है कि आपको जुमले की सही तरतीब बैठाना है। ये अरबी में भी आप करते हैं, अरबी वाले बच्चे हैं, और दूसरी लैंग्वेज में जो भी बच्चे हैं वो भी करते हैं आप। द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस इज प्रोवाइडेड, सेंटेंस की, जुमले की शुरुआत दी हुई है। अरेंज द ऑप्शंस प्रोवाइडेड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। चुनांचे इन जुमलों की शुरुआत आपको दे दी गई कि जुमला यहाँ से शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद ऑप्शन में जुमले दिए गए हैं, ठीक है, अलग अलग टुकड़े, जुमले के टुकड़े दिए गए हैं, ऑप्शंस प्रोवाइडेड इन प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, प्रॉपर ऑर्डर में आप उसको बताइए क्या होगा। जैसे इन्होंने शुरुआत किया कि जुमले की, आई रेड एन एडवर्टीजमेंट दैट सेड, मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, हिंदी वाले बताएं एडवर्टीजमेंट को क्या कहते हैं, ठीक है। मैंने एक इश्तिहार पढ़ा, ठीक है, न्यूज़ में कोई इश्तिहार पढ़ा, ठीक है, जिसमें क्या लिखा हुआ था, जो इश्तिहार क्या कह रहा था, जो इश्तिहार कह रहा था ये बात कि पॉश एयर कंडीशनड, ठीक है, पॉश एयर कंडीशनड, यानी रूम की बात चल रही है कि कुछ रूम वगैरह हैं। अगर हम सबको देख लें, पॉश एयर कंडीशनड ए नंबर, ठीक है, जेंटलमैन ऑफ टेस्ट आर अवेलेबल फॉर, यानी मौजूद हैं, फुल्ली फर्निश्ड रूम्स, ठीक है। तो पॉश एयर कंडीशनड फुल्ली फर्निश्ड रूम्स, तो यहां पर देखें तीन एडजेक्टिव हैं, तीन सिफतें आ रही हैं, ठीक है, तीन एडजेक्टिव हैं, एक फुल्ली फर्निश्ड, एक एयर कंडीशनड, ठीक है, दो, और पॉश तीन, ठीक है, एक, दो, तीन, ये तीन आपकी क्या आ रही हैं, एडजेक्टिव आ रही हैं। तो गोया कि पता लगा आपको कि जिस तरीके से फुल्ली फर्निश्ड रूम है, यानी रूम के लिए फुल्ली फर्निश्ड सिफत एडजेक्टिव आ रही है, उसी तरीके से आपको पॉश एयर कंडीशन भी उसकी एडजेक्टिव उससे पहले आएगी। तो गोया कि ए सबसे पहले आएगा जिसको बयान करने के लिए, क्योंकि ये क्या बनेगा आपका, ये शुरुआती जुमले का शुरुआती बनेगा, ठीक है। तो पॉश एयर कंडीशनड नंबर ए पहले आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फुल्ली फर्निश्ड रूम्स आर अवेलेबल, कि इस किस तरीके के एयर कंडीशनड, ठीक है, हर तरीके से उसमें चीज़ें मौजूद हैं, मुहैया हैं, वो रूम अवेलेबल हैं। अब उसकी खबर आ रही है, आर अवेलेबल, ठीक है, वो मौजूद हैं, आर अवेलेबल फॉर जेंटलमैन ऑफ टेस्ट, यानी कुछ खुश मजाक लोगों के लिए, जिनका जायका अच्छा है, अच्छे रूम वगैरह में रहना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मौजूद हैं। तो क्या बना, ए पहले आएगा, डी बाद में आएगा, सी आपका तीसरे नंबर पे, और उसके बाद, ठीक है, इस तरीके से आप लिख भी लेंगे ताकि इस सेम तरह के जुमले अगर आएँ तो आप उनको चीज़ों को कर पाएं, ठीक है। जैसे माना यहाँ पर अगर शुरू है आर अवेलेबल फॉर, तो ये तो कभी पहले होगा ही नहीं, आपने इसको ख़त्म कर दिया, ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया, ये कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आर अवेलेबल अगर क्वेश्चन वगैरह हो तब तो कभी कोई चांस बन सकते हैं, लेकिन अभी सिंपल जुमलों में आपके कोई चांस इसके नहीं बनेंगे, ठीक है। तो आप समझें कि ये तो आएगा नहीं। फिर उसके बाद जेंटलमैन ऑफ टेस्ट को सोचना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैंकर। ये तो आपका पूरा का पूरा वोकेबलरी के ऊपर है। तो देखें, अभी तीन में से दो क्वेश्चन आपके वोकेबलरी के ऊपर आ गए। तो रैंकर माने सिनोनिम से याद करना है आपका। यहाँ पर रैंकर माने होता है बिटरनेस, कड़वाहट, ठीक है, बिटरनेस, कड़वाहट, इसके माने होते हैं रैंकर के माने, ठीक है। बाकी ये तीनों जो हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं, जॉय, स्वीट, ब्यूटी, ठीक है, ये थोड़े उल्टे हैं, बिल्कुल एंटोनिम्स में आते हैं, वरना बिटरनेस उसके सिनोनिम्स में आते हैं। फिर उसके बाद फिल द मिसिंग वर्ड, अब देखें यहाँ पर देखें कि कौन सी चीज़ किससे बनती है, उस हिसाब से है, ठीक है। यही इसी को एनालॉगी कहते हैं, इसी को एनालॉगी कहते हैं। अब ये इंग्लिश का सवाल नहीं है, बल्कि ये रीजनिंग का सवाल है और एनालॉगी का सवाल है। एनालॉगी का मतलब होता है तकाबुल करना, एक दूसरे से मुआजना करना, एक दूसरे को देखना। तो अब क्या है, हमने इस जोड़े को देखा,
इस जोड़े को देखा। अब ये क्या, इंग्लिश तो अच्छी होना चाहिए, देखें वो वोकेबलरी वगैरह अलग चीज़ है, लेकिन इंग्लिश भी आपकी अच्छा होना चाहिए। वैक्स माने होता है मोम, वैक्स माने होता है आपका मोम, ठीक है, वैक्स माने मोम। कैंडल माने मोमबत्ती, ठीक है, तो मोमबत्ती क्या पता चला, तो मोमबत्ती मोम से बनती है, ठीक है, मोमबत्ती मोम से बनती है, ये बात पता चल रही है, ठीक है, मोमबत्ती मोम से बनती है, मोमबत्ती मोम से बनती है। तो आप बताएं पेपर किससे बनता है? पेपर पेड़ से बनता है, ठीक है, बाम्बू से बनता है, ठीक है, बाम्बू या वुड से बनता है, ये किससे बनता है? इन सारी चीज, बाम्बू मतलब बांस, बाम्बू मतलब बांस, किससे बनता है बैम्बू? तो आपका पेपर जो है पल्प से बनता है, पल्प, पल्प के अगर तर्जुमा करें तो गूदा, और गूदा ये पेड़ से ही निकलता है, एक तरह का गूदा होता है जो स्पेशल, मतलब पल्प ही बोलते हैं उसको पेपर के लिए। तो पेपर किससे बनता है? आपका पल्प से बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। उसके बाद द वर्ड हर्फ, ये अरबी वालों, उर्दू वालों के लिए, उर्दू तो है नहीं चले बीए में, अरबी वालों के लिए तो आसान है, पर्शियन वालों के लिए, लेकिन और दूसरे लैंग्वेज वालों के लिए इजी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। द वर्ड हर्फ, जो हर्फ वर्ड है अरबी का है या हम उर्दू का कह लें, कॉमन टू उर्दू हिंदुस्तानी लैंग्वेज, इंडिया की जो उर्दू लैंग्वेज है बहुत कॉमन है ये उसमें। तो उसके माने क्या हैं? हर्फ के माने क्या हैं? तो हर्फ के माने होते हैं लेटर, हर्फ के माने क्या होते हैं? लेटर के। हर्फ के माने क्या होते हैं? लेटर के। जो दूसरे बच्चों के लिए अरबिक लैंग्वेज के अलावा जो दूसरे में भर रहे हैं उनके लिए इजी नहीं है ये भरना, ये हर्फ के माने की लेटर के होते हैं, ठीक है। ये तो आपके लिए, अरबी वालों के लिए इजी है। फिर उसके बाद डिटेक्ट द मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इस तरीके भी जुमले आते हैं। तो कई किस्में हैं इंग्लिश के क्वेश्चन, किस किस तरीके से आते हैं इंग्लिश के, इंग्लिश जो बोली ना इंग्लिश, उसके तकरीबन 15 से 20 किस्में हैं, और मैं इंशाल्लाह मैं आपको लेके आऊंगा किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक वीडियो उस पर भी बनाएंगे अलग से, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी होता है, मिस्टेक पता लगाना होती है, डिटेक्ट द मिस्टेक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और यहां पर ऐसी गलती पूछी गई है जो बिल्कुल इब्तदाई मरहले की, बिल्कुल शुरुआती मरहले की है, ठीक है। द कैप्टन अलोंग, एक कप्तान है, ठीक है, द कैप्टन अलॉन्ग विथ हिज टीम, एक कप्तान अपनी टीम के साथ आर प्रैक्टिसिंग, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सख्त, किसके लिए? आने वाले मैचेस के लिए, फोर्थ कमिंग मैचेस, आने वाले मैचेस के लिए। तो गलती कहाँ है यहाँ पर? द कैप्टन सही बात है, अलॉन्ग विद हिज टीम, तो गलती क्या है यहाँ पर? ये दिख रही है आर प्रैक्टिसिंग, आर प्रैक्टिसिंग भाईजान, तो कैप्टन कर रहा है अलॉन्ग विथ टीम, तो अब अलॉन्ग विथ ये तो आपका प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा है, तो इसका तर्जुमा करने के लिए, इसका तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है, इसको अरबी में शेम करके देखें। अब मैं अरबी के लिए नहीं बना रहा, बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, कि जा हामिदुन माज़दिकाई, तो जाऊ यूज नहीं करते, चलें वो तो अरबी का दूसरा मसला, उस पर बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अलॉन्ग विथ जो है ये आपका प्रोपोजिशन के साथ यूज हो रहा है, तो अब इसको हम सब्जेक्ट के कैटेगरी में नहीं ला सकते, तो सब्जेक्ट तो सिर्फ द कैप्टन है, द कैप्टन आपका सिंगुलर है, ठीक है, द कैप्टन आपका सिंगुलर है, तो आपको सिंगुलर ही लाना पड़ेगा, द कैप्टन इज प्लेइंग। अगर ऐसा होता द कैप्टन एंड हिज टीममेट्स, द कैप्टन एंड हिज टीममेट्स आर, तब सही होता, लेकिन द कैप्टन अलॉन्ग विद हिज टीम आर प्रैक्टिसिंग, दैट्स नॉट राइट, ओके। द राइट सेंटेंस वुड बी इज प्रैक्टिसिंग, क्योंकि द कैप्टन वुड बी सिंगुलर एंड द ओनली सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, ओके। तो इसको आपको समझना होगा, ठीक है, आर प्रैक्टिसिंग नहीं बल्कि इज प्रैक्टिसिंग, बहुत बेसिक है, बेसिक है बिल्कुल। फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक, देयर हैव बीन फ्लड्स इन द रीजन ट्रिगर्ड बाय, ठीक है, सैलाब आ गए हैं इलाके में, इन द रीजन, फिल मंतका, सैलाब आ चुके हैं इलाके में, जिसकी शुरुआत हुई किससे, ठीक है, जो किस वजह से, ट्रिगर्ड माने किसी चीज की असल में शुरुआत होना, अचानक रिएक्शन में होना, फला चीज हुई जिसकी वजह से अब ये हो गया, फला चीज हुई जिसकी वजह से अब ये हो गया, ये माना असल होता है, ठीक है, ट्रिगर का माना, ट्रिगर का माना। तो अब क्या आएगा यहाँ पर? सैलाब कैसे आते हैं, अपना कॉमन सेंस भी चलाएं यहाँ पर, सिर्फ इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश तो वो चेक करते ही हैं कि आपको वोकेबलरी माना पता होना चाहिए। ग्रेजुअल माने धीरे धीरे बारिश से, धीमी धीमी धीरे धीरे बारिश से सैलाब आ जाएगा? नहीं, अचानक तेज बारिश हो जाए और खत्म हो जाए, उससे सैलाब आ जाएगा? होती है हमारे यहाँ, नहीं आएगा। ड्रामेटिक मतलब हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही है, रुक रही है, इससे सैलाब आएगा? नहीं आएगा, बल्कि इंसेसेंट से आएगा, ठीक है, इंसेसेंट से आएगा, लगातार, लगातार। तो यहां पर वोकेबलरी भी मैटर करेगी आपकी भाई साहब, लगातार, और थोड़ा कॉमन सेंस भी मैटर करेगा। हो सकता है किसी को लगे ड्रामेटिक बारिश से आ जाए, ड्रामेटिक बारिश का मतलब हुई, जैसे कभी कभी मैच में होता है, क्रिकेट के मैच में परेशान कर देते हैं, टेस्ट के मैच में बारिश हुई 1 घंटा, फिर उसके बाद नहीं हुई, फिर उसके बाद बारिश, फिर उसके बाद बारिश, तो इससे कभी सैलाब आएगा? नहीं आएगा। लगातार बारिश हुई तब जाके आपका सिलेबस आया, तो यहाँ पर तब आपका सैलाब आएगा। तो यहाँ पर वोकेबलरी भी आपकी चेक की जा रही है, इसी तरीके से आपका थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। इन अ गिवन लैंग्वेज, ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
ये है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। नंबर एक, इन अ गिवन लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज ही कह लें हम, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें गॉर्ब फिलर, आप ऐसे लिखें गॉर्ब फिलर मीन्स फैन बेल्ट। गॉर्ब फिलर के माने होते हैं फैन बेल्ट, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं गॉर्ब, ये एक हो गया, फिर उसके बाद फिलर, ठीक है, जिसके माने हुए फैन बेल्ट, ठीक है, पंखा और बेल्ट, ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा है पिंक्स गॉर्बिल, पिंक्स गॉर्बिल, ठीक है, जो गोया कि गॉर्बिल जो आपका पहले था, गॉर्बिल जो है आपका पहले था। हमें क्या पता चला कि गॉर्ब फ्लैग, क्या लिखा हुआ है यहां पर, गॉर्ब फिलर, ठीक है, मैं लिखता नहीं हूं क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है, हाथ से लिखता हूं वैसे भी। तो गॉर्ब फिलर मींस माने फैन बेल्ट, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, गॉर्ब फिलर माने मींस माने फैन बेल्ट, ठीक है। तो अभी नहीं पता यहां पर, पहले तो ये नहीं पता कि इनको तोड़ेंगे कहां से, ब्रेक कहां से करेंगे, गॉर्ब बी के बाद ब्रेक करेंगे या एल के बाद ब्रेक करेंगे या क्या है। तो चलो ये पता चल जाएगा, गॉर्बल GORBL, ठीक है, इतना एक है और फिलर एक है, ठीक है। लेकिन अभी हमें नहीं पता, सिर्फ इतना बताने से हम नहीं कह सकते कि गॉर्बल माने क्या है, फैन है, या फिलर माने क्या है, ठीक है। फैन और बेल्ट दिया हुआ है, लेकिन अभी हमें पक्का पता नहीं है, लेकिन अगले से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, अगले से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, क्योंकि पिंक्स गॉर्बिल के माने कहते हैं कि सीलिंग फैन, सीलिंग फैन, तो फैन दोनों जगह, फैन यहां भी, फैन यहां भी। अब फैन का माना पता लगाना इजी है, फैन यहां पंखा, फैन का माना फैन यहां भी है, फैन यहां भी है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो यहां पर पाई जाती है, तो गॉर्बिल जो है, गॉर्बिल, ठीक है, GORBL, गॉर्बिल यहां भी है, तो गया कि पता चल गया हमें कि गॉर्बिल माने होते हैं फैन, गॉर्बिल माने होते हैं फैन के। इसी तरीके से फिलर माने बेल्ट, फिलर माने बेल्ट, वो भी क्लियर हो गया। इसी तरीके से पिंक्स माने सीलिंग, ये भी क्लियर हो गया यहां से, क्योंकि गॉर्बल माने तो फैन के हैं, पिंक्स गॉर्बल माने अगर सीलिंग फैन है तो गॉर्बल माने हमें पता कि फैन के हैं, तो पिंक्स क्या हुआ, सीलिंग के माने में। अब आगे और एक और चीज बता रहे हैं, अर्थ टसल, इतना दो ब्रेक करें, अर्थ एक टसल एक, अर्थ टसल जो है इसके माने होते हैं टाइल रूफ, अर्थ टसल के माने ये नया है, अर्थ टसल के माने क्या होंगे, टाइल रूफ। आगे चलते, अर्थ टसल के माने टाइल रूफ। अब फिर कहेंगे कि हमें नहीं पता कि अर्थ के माने क्या हैं, टसल के माने क्या है। हाँ, आगे पीछे में अगर देखना चाहें तो अर्थ माने कह सकते हैं टाइल, और टसल माने रूफ, क्योंकि पहले क्या है अर्थ, यहां पर टाइल पहले है, असल टसल बाद में है, रूफ बाद में है, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप अरबी का देखें, गुलाम जैदिन, तो उर्दू में उसका तर्जमा पहले आएगा और जो बाद में होगा उसका तर्जमा बाद में आएगा, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब बताएं, विच वर्ड कुड मीन सीलिंग टाइल, तो सीलिंग का माना हमें क्या पता चला था, सीलिंग का माना पता चला था पिंक्स के, पिंक्स सिर्फ एक ही जगह आपको दिखेगा, बस खत्म बात, सवाल तो यहीं से बन गया, पिंक्स के माने यहीं से पता चलेंगे, पिंक्स टाइल, पिंक्स टाइल, तो पिंक्स एक ही जगह है, बस यहीं से क्वेश्चन बन जा रहा है, क्योंकि हमें वहां से ही पता चल गया था पिंक्स के माने होते हैं सीलिंग के, यहीं से पता चल गया था हमें पिंक्स के माने होते हैं सीलिंग के, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि विच वर्ड कुड मीन सीलिंग टाइल, सीलिंग टाइल किसके माने हो सकते हैं, सीलिंग टाइल, तो हमें पता चला सीलिंग के माने होते हैं पिंक्स के, और अर्थ के माने टाइल के, जो कि यहां से पता चल सकता है, अर्थ टसल, टाइल रूफ, तो टाइल यहां से आ गया, टाइल वाली छत, ठीक है। तो पिंक्स अर्थ, उम्मीद करता हूं ये समझ पाए होंगे, और नहीं समझ पाए तो इंशाल्लाह और आने वाली एग्जाम्पल और चीज़ों से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखें, वो सेम चीज़ है, उस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर, लेकिन जो वर्डिंग है, क्वेश्चन की वर्डिंग है वो अलग है। जैसे ऐसे दिया हुआ होता पेन, पोएट, फिर उसके बाद नीडल, नीचे लिख रहा हूं मैं नीडल, उसके बाद चलें ये दिखेगा नहीं आपको, यहां से देता हूं पेन, एक पेयर देते पेन और आप पोएट, और उसके बाद नीडल, और फिर पूछते कि अब क्या आएगा यहां पे, तो लेकिन इन्होंने वर्डिंग अलग कर दी कि पेन शायर के लिए ऐसे ही है जैसे सुई, तो कौन आएगा, तो अब कौन आएगा, पेन किसके हाथ में होती है, पेन के जरिया कौन यूज करता है, ठीक है, पेन को अपना मीडिया कौन बनाता है अपना काम करने के लिए, इसी तरह से सुई को अपना मीडिया कौन बनाता है, सुई को अपना जरिया कौन बनाता है, कौन यूज करता है, तो टेलर, दर्जी, ठीक है, दर्जी, टेलर, ठीक है, टेलर जो सिलाई करता है, सिलाई करने वाला, वो उसको अपना आला बनाता है, अपना आला बनाता है, जरिया बनाता है अपना काम करने के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एनालॉजी में कह सकते हैं। माई डॉटर, ये आपका इंग्लिश का, बेसिक इंग्लिश का टेंसेस आपको पता होना चाहिए क्या होगा। माई डॉटर फ्रॉम जॉन्डिस सिंस दिसंबर, ठीक है, तो मेरी बेटी जो है जॉन्डिस है उसे
दिसंबर से, तो हैज़ सफ़र्ड, ठीक है, हैज़ सफ़र्ड, परेशान हुई है जॉन्डिस से। तो अगर आपका हैज़ है, पहली बात तो यहाँ पर क्लियर है कि सिंस दिसंबर वगैरह, सिंस और फॉर जो आता है और उसमें टाइमिंग दी हुई हो, तो वो आपका किसके लिए आएगा, हैज़ बीन सफरिंग, जो कॉन्टिन्यूस वाले, परफेक्ट वाले, ठीक है, परफेक्ट वाले, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो जुमला है वो आपको लाना पड़ेगा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो जुमला है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जुमला है, वो आपको लाना पड़ेगा कि हैज़ बीन सफरिंग सिंस दिसंबर, दिसंबर से, बल्कि सिंस और फॉर कब कब आता है वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। इंशाल्लाह बहुत इजी अंदाज में आपको समझाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। सिंस और फॉर कहाँ आएगा और क्या क्या आएगा, और प्रीपोजिशन वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा टॉपिक है इंग्लिश को अगर पढ़ाने लग जाए। हालांकि पढ़ाएंगे, इरादा नहीं है, बस थोड़ी बहुत हेल्प करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, देखेंगे फिर भी जो भी होगा। तो मेरी बेटी जो है वो परेशान है, तो इस तरीके का जुमला बोलने के लिए कि मैं बुखार में हूँ, ठीक है, मैं बुखार में हूँ, तो इसके लिए आप सिंपल वाला बना देंगे, ठीक है, मैं बीमार हूँ, मैं आई एम इल, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहना हो कि मैं दिसंबर से, 4 महीने से, 5 दिन से, ठीक है, या कोई आज संडे से, ठीक है, इस तरीके से आप बोलेंगे तो सिंस और फॉर का यूज होता है। तो सिंस और फॉर का यूज कहाँ होता है, हैज बीन सफरिंग। आप उसको सिंपल नहीं बना सकते, आप कहें कि इज सफरिंग सिंस दिसंबर, नहीं नहीं, अगर आपको सिंस वगैरह लगा हुआ है तो आपको यही वाला यूज करना होगा, हैज़ बीन सफरिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला, ठीक है। तो ये आप उम्मीद करता हूँ टेंस वगैरह में ईजी वालों में से है। बाकी यहाँ पर कंप्रहेंशन है, 2 कंप्रहेंशन है, ठीक है, 2 कंप्रहेंशन है। मैं जानता हूँ वीडियो लंबी होगी, तो इन कंप्रहेंशन, जो 2 कंप्रहेंशन है, तो इंग्लिश में एक और चीज़ क्या है, कंप्रहेंशन, इंग्लिश लिखी हुई है, ये इंग्लिश बहुत ईजी है, मैं बताने की कोशिश करूँगा क्या पूछा जा रहा है आपसे इनमें। तो जो 2 कंप्रहेंशन इंशाल्लाह इसको छोड़ते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में इन कंप्रहेंशन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस कंप्रहेंशन को आपका इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर देखें, ये किसका है, ये आपका फ्रेज का है, फ्रेज का है। एक कंप्रेशन और आगे आ रहा है, फ्रेज का है। द डिटेक्टिव, डिटेक्टिव मतलब अलआइन, जासूस, ठीक है, जासूस ने टू सॉल्व द केस, केस हल करने के लिए, ठीक है, डिटेक्टिव ने लेफ्ट नो स्टोन, नहीं छोड़ा कोई पत्थर, अनटर्न्ड, जिसको अनटर्न्ड अगर लफ्जी तर्जुमा करें, जिसको छुआ ना हो, ठीक है, जिसको उसने पलटा ना हो, देखा ना हो उसको उलट पलट के, अनटर्न्ड उलट पलट के देखा ना हो, ठीक है, उलट पलट के देखा ना हो, ये मतलब है। तो जो जुमला बता रहा है, सच में जुमला की जो वर्डिंग है, जुमले का जो स्टाइल है, वो उससे क्लियर हल हो जाता है, सिर्फ कि आप इसको हल कर पाएँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चे कितनों को डिटेक्टिव का माना पता नहीं होगा, ठीक है, फिर आगे की तो बात तो फिर ख़त्म ही हो जाती है, क्योंकि डिटेक्टिव से तो अब या असल तो क्या है कि आपको फ्रेज का माना याद होना चाहिए, फ्रेज का माना याद होना चाहिए। पहले मैं उसकी बात कर रहा था कि अगर आपको फ्रेज का माना याद भी नहीं है तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और मैंने किया, ठीक है। तो यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, मतलब ये है कोई दकीका फरवाजास्त नहीं किया, जासूस ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हम भी बोलते हैं ना नहीं छोड़ना, तो गोया कि मैंने हर कुछ किया, कुछ नहीं छोड़ा, मतलब मैंने सब कुछ कर लिया इस मसले को सॉल्व करने के लिए। तो डिटेक्टिव ने सब कुछ किया इस मसले को सॉल्व करने के लिए, कुछ नहीं छोड़ा, कोई पत्थर नहीं छोड़ा, हम कहते हैं दकीका फरगोजास्त नहीं किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने बहुत कुछ कर दिया, ठीक है। तो क्या मतलब, द डिटेक्टिव टुक नो पेन, कोई दर्द नहीं हुआ मामले को सॉल्व करने के लिए, ये माना है नहीं भाई साहब। डिड वेरी इरिलेवेंट थिंग, अलग अलग चीजें कर दिया, कुछ बेकार चीजें कर दिया जिनका कोई ताल्लुक नहीं था, नहीं। रिजॉर्टेड टू एलिजिमिट, ठीक है। तो असल मसला ये है कि आपको फ्रेज का माना पता होना चाहिए, लेकिन ये वाला फ्रेज जो है इसका माना तो आप यहां से बैठा सकते हैं। तो क्या है, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, उसने जितने भी वसाइल हो सकते थे उन तमाम के तमाम को यूज किया, ये फ्रेज का है, ठीक है। ये किसका है, फ्रेज का है। प्लीज फ्रेज वगैरह, इडियम्स वगैरह याद कर लें इंग्लिश में। इंग्लिश का मुझे काफ़ी वजन लग रहा है, तकरीबन क्वेश्चन को गिनूंगा मैं इंशाल्लाह और बताऊंगा कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन पूरे इंग्लिश के सिर्फ बन रहे हैं, क्योंकि 25 से 30% तो मुझे लग रहा है अभी ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन को भी याद करना है इंग्लिश में, प्रीपोजिशन का 1-2 सवाल पक्का है आपका। द लेडी वॉक्ड, बशेस माने होता है झाड़ियाँ, बशेस माने होता है झाड़ियाँ, तो झाड़ियों के कहाँ से चलेगी बताएं, झाड़ियों के ऊपर से चलेगी, झाड़ियों के ऊपर चल जाएंगे, लेकिन वो माना यूज़ नहीं होता है, ठीक है, वो माना कभी झाड़ियों के ऊपर भी चढ़ के, लेकिन ऐसा कोई कॉमन सही अंदाज में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, वो तो आपके एक्सेप्शनल केस होते हैं। ऊपर चढ़ेगी नहीं, अंडर झाड़ियों के नीचे, ये तो नो वे। झाड़ियों के दूर से, जब दूर से गुजर रही है तो फिर झाड़ियों का माना लेने की ज़रूरत ही क्या, अवे माने दूर होता है, तो झाड़ियों का जिक्र करने की ज़रूरत क्या है, तो जुमले में क्या होगा, नियर, झाड़ियों के पास से गुजरी,
द लेडी वॉक्ड नियर द बशेस, झाड़ियों के पास से गुजरी, झाड़ियों के पास से गुजरी। तो कॉमन सेंस भी यूज करना होता है, प्लीज इन चीजों को समझिएगा आप कि कहां से कोई गुजरेगा, झाड़ियों के ऊपर से, नीचे से, ये दोनों तो चले खत्म हो गया, ठीक है, अंडर अवे, तीनों ही खत्म हो गया यार, ऊपर से कौन चलता है, नॉर्मल चीज थोड़ी कोई झाड़ियों के ऊपर से गुजर के जाए, ठीक है, तभी चल सकता है जब रास्ता नहीं होगा। फिर उसके बाद रोहन्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ मोनिका। 2 मिनट लगे इस क्वेश्चन को हल करने के लिए और जरूर दिमाग खराब है बिल्कुल। रोहन्स मदर, रोहन की माँ, असल में फंसाने की ऐसी ही कोशिश करते हैं, मैं दिखाऊंगा कहाँ फंसाया है। रोहन की माँ, रोहन की माँ का मतलब कोई नाम जब लिखा होगा ना इस तरीके क्वेश्चन में अपने को मान लें कि मेरी माँ, ठीक है, मेरी माँ जो है द ओनली डॉटर ऑफ, ओनली डॉटर या ओनली मतलब है एक ही है, ओनली का जहां भी होगा मतलब इकलौता, इकलौता, इकलौती, ये मतलब होता है ओनली डॉटर का। इसको इस तरीके से जहन में कुछ कॉमन चीजें होती हैं जो बताने के लिए आपका, क्योंकि ये ब्लड रिलेशन में है या रिलेशन में है जो आपका रीजनिंग में आता है, ठीक है। तो रोहन्स मदर यानी मेरी माँ, माई मदर, अपनी माँ को सोच के देख लिया करें, माई मदर इज द ओनली डॉटर, मेरी माँ है इकलौती लड़की, और हकीकत में हमारी माँ है, ठीक है, इकलौती लड़की ऑफ मोनिकास फादर, मोनिका के पिता की इकलौती लड़की हैं। अब यहां पर फंस यहां रहे हैं यार, एक तो ओनली डॉटर कह रहे हैं कि अकेली लड़की है मेरी माँ, और किसकी, मोनिका के फादर की। तो कि मैं फंसा गया यहाँ पे फंसा, मैं सोच रहा हूँ कि ये कोई और दूसरी मोनिका है, और सवाल सिर्फ यही है, इसी लफ्ज में, और सवाल कहीं नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, तो गोया कि पता चला ये खाला की बात कर रहे हैं क्या, खाला मतलब अम्मी की बहन, कोई अम्मी बहन, और अम्मी की बहन हो नहीं सकती क्योंकि ओनली डॉटर बोल रहे हैं मेरी अम्मी को, मेरी मदर को, माई मदर को ये ओनली डॉटर बोल रहे हैं क्योंकि वो अकेली हैं, तो यहां पर मैं फंसा। फिर उसके बाद हाउ इज मोनिकाज हस्बैंड रिलेटेड टू रोहन, तो मोनिका के जो हस्बैंड है, मोनिका के हस्बैंड मोहन, ठीक है, मोहन से उसका क्या रिश्ता है, मोहन से उसका क्या रिश्ता है। तो फिर उसके बाद पता चला कि ये जो माई मदर है ये यही मोनिका है, यहां माई मदर कहा और ये मोनिका, यानी मोनिका जो है अपने बाप की इकलौती बेटी है, कहना चाह रहे हैं मेरी माँ जो है जिनका नाम मोनिका है वो अपने बाप की इकलौती बेटी है। चुनांचे मोनिका के पति मतलब मेरे अब्बा, मोनिका के पति मतलब मोनिका के शौहर मतलब मेरे अब्बा, ठीक है, मेरे अब्बू या मेरे फादर। तो अब क्लियर, यहीं से सवाल है, कुछ नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ अल्फाज का ये क्वेश्चन बता, यहाँ पे बस मोनिका को आप क्या समझेंगे, मोनिका को चलो बहन समझ लिया, अब यहाँ पर कहीं खालू दिया हुआ है नहीं, अंकल को खालू के माने में लेंगे क्या, नहीं ले सकते, या जो भी है, ठीक है। तो खालू तो बन नहीं सकते। फिर आप इसको दूसरी लड़की मतलब अपनी माँ की बहन दूसरी मान ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ओनली डॉटर कह दिया। तो यहीं पर आपको जहन लगाना है और मैं भी यहीं परेशान हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ पाए होंगे और इंशाल्लाह इस तरीके के क्वेश्चन पे आप गौर करेंगे, ठीक है, गौर करेंगे। इस तरीके की रीजनिंग के अलग से सवाल इंशाल्लाह एमसीक्यूज की शक्ल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश की जाएगी, ब्लड रिलेशन और बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसका सही जवाब होगा फादर, क्योंकि जो ओनली डॉटर मोनिका है वो मेरी माँ का ही नाम है, रोहन की माँ का ही नाम है, ठीक है। रोहन की माँ के पति मतलब उसके बाप हुए, ठीक है, रोहन की माँ के पति उसके बाप हुए। उसके बाद अगला ये इंग्लिश का है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब। तो जो मिसाल है, कहावत है कि बिल्ली की तो 9 जिंदगियां होती हैं, बिल्ली के तो 9 जिंदगियां होती हैं, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको ये प्लीज़ प्रोवर्ब्स हैं, एडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, वोकेबलरी हैं, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, कंप्रेंशन है, ग्रामर है, इंग्लिश के लिए सब हल कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको बगैर याद करके आप इसको नहीं हल कर पाएंगे जब तक याद नहीं करेंगे। कभी कभी चांस लग गया, क्या माना हो सकता है आप, क्योंकि अगर आपको माना याद नहीं किया आपने तब आपको कॉमन क्या मतलब कहना चाह रहे हैं कि उसके तो 9 जिंदगियाँ मिली हुई हैं, उसको तो 9 जिंदगियां मिली हुई हैं, क्या कहने का मकसद है। देखते हैं, कैट्स आर लकी क्रिएचर्स, ठीक है, कि बहुत खुशकिस्मत है, ये भी माने की तरफ जा सकता है एक बंदा, यानी बहुत खुशकिस्मत मखलूक है। खुशकिस्मत इस माने से कि जिंदगियां बहुत मिली हुई हैं, आप जा सकते हैं अगर आपको हकीकी माना पता नहीं है। अ काइट्स लाइव्स 9 टाइम्स, कि एक बिल्ली जो है 9 बार जीती है, ये तो नहीं जाएंगे आप इसकी तरफ। ए काइट कैन नॉट सर्वाइव फैटल इवेंट्स, ठीक है, ये भी नहीं जा सकते। फैटल इवेंट्स का मतलब अल हदास अल कातिला, यानी वो वाकया जिनसे इंसान की जान चली जाए उनमें जीवन नहीं जी नहीं पाती है, ये तो उल्टी बात हो रही है। तो अब कह रहे हैं कि अ कैट, एक बिल्ली, कैन सर्वाइव सीमिंगली फैटल इवेंट्स, ऐसे वाकयात जो लगते हैं कि जान ले लेंगे, जानलेवा वाकयात में भी वो बच के निकल जाती है और जीती है। तो जिसकी वजह से कहते हैं कैट हैज़ 9 लाइफ्स। माना जैसे ये कब बोला जाए, कभी चोर बार बार पकड़ जा रहा है, बार बार बच जा रहा है, बार बार बच जा रहा है, बार बार बच जा रहा है, तो ऐसा कुछ उस मौके पे हम बोल सकते हैं अ कैट हैज़ 9 लाइफ्स, ठीक है। तो क्या मतलब होगा कि बिल्ली जो है
सीमिंगली मतलब जो लग रहे होते हैं फैटल इवेंट्स कि मार डालेंगे, जानलेवा वाकयात में भी बिल्ली जिंदा रह पाती है, बच जाती है। ठीक है, तो ये माना है इसका, ए कैट हैज 9 लाइव्स। ठीक है, तो आपको क्या करना, प्रोवर्ब याद करना है। ठीक है, पता चल रहा है ना। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वाइंड, ठीक है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वाइंड, ये क्वेश्चन मैं आपको अगली बार हल कराऊंगा। ठीक है, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, क्योंकि कुछ उसके लिए भी हम छोड़ देते हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक ऑफ द गिवन सीरीज विद वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक, तो यहाँ पर सीरीज दी होती है, हमें थोड़ा पता लगा, एनालॉगी इसी को बोलते हैं, इसको एनालॉगी बोलते हैं थोड़ा, और इसमें मैथ वगैरह भी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर एक दुआ है 16-4, ठीक है, एक पेयर है 25-1, एक पेयर है, अब 0 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसी के ऊपर ही लिख देता हूँ, एक है 16-4, ठीक है, एक है आपका 25-1, एक है आपका 36-0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अनयूजुअल लगा, काफ़ी डिफरेंट टाइप मुझे लगा, मुश्किल कह सकते हैं हम इसको कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या करना है, जैसे ये क्वेश्चन कैसे हुआ, तो यहाँ पर हल किया इन्होंने कि 6 को बुनियाद बनाया, 6 को बुनियाद बनाया, 6 दूनी 12, 16 क्यों आया, 16 इस ऐसे आया कि 6 दूनी 12 प्लस 4 जो आगे है उसको जोड़ दिया, तो क्या बना, 6 दूनी 12 प्लस 16 बन गया। ठीक है, ये एक पेयर हो गया। फिर उसके बाद 25 को हमने गौर करने की कोशिश की, तो 25 से क्या पता चला, 6 चौक 24, यानी 6 बेस है, 6 बेस है। तो 6 की गुणा पहले में 2 से की, फिर उसके बाद 6 की गुणा 4 से की, 2 के बाद 4 से, बस यही करना है। 6 के बाद पहले 6 की गुणा 2 से पहले वाले में जो 16 बना, फिर उसको प्लस 4 कर दिया, तो कितना बन गया, 12 बना, जो कि 16 बन गया प्लस 4 में। ठीक है, उसके बाद 6 की गुणा की आपकी 4 से, तो 6 चौक 24। अब 25 वाले पेयर को देखें, 25.1, 25 और 1, तो 6 चौक 24 और प्लस 1 जो कि बन गया 25-1। ठीक है, 25-1। अब 6 से हमें पकड़ना है कि 6 की गुणा हो रही है, 6 की गुणा हो रही है, तो हमें क्या करना हो, इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं इनकी प्रैक्टिस के जरिए इनको समझाया जाता है। आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आए, आप पहली बार में कर लें, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। जैसे यही क्वेश्चन इस टाइप का मेरे सामने पहली बार था, लेकिन अगर अब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया तो मैं इस माइंड से भी सोचने लगूंगा, इस दिमाग से भी सोचने लगूंगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपको PYQs में है, आपकी बहुत सारी बुक्स में प्रैक्टिस के हैं और दिया हुआ होगा उसमें किताब में कि इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन होता है, तो फिर आपको उस सेम पैटर्न पे प्रैक्टिस करना होगी। ठीक है, ये तरीका है, उसके अलावा और इसका कोई तरीका नहीं है। आप कहें कि पहली बार आपका इस अंदाज का सवाल आया और आप कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे पहली बार मेरे सामने ऐसे सवाल आया, आप कर लें, ऐसा नहीं होगा। तो 16-4 कैसे बना, 6 की गुणा की 2 से, गुणा 2, 6 दूनी 12 प्लस 4 बराबर 16। ठीक है, उसके बाद 25 और 1 कैसे बना, तो 25-1 ऐसे बना कि 6 की गुणा की 4 से, 6 चौक 24 प्लस 1 25 बन गया। फिर उसके बाद यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, मैंने कहा ना कि आपको माइंड में मानना पड़ेगा कि 6 कहीं छुपा हुआ है। तो 6 की गुणा की 6 से, 6 छंग 36, 6 छंग 36, और उसके बाद गुणा प्लस किया, गुणा करते हुए ना 0 हो जाएगा, प्लस किया 0 से, तो 36 प्लस 0 36 ही बना। तो सही जवाब क्या होगा, 36 का होगा। ठीक है, सही जवाब क्या होगा, 36 का होगा। इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चन को भी MCQs के जरिए आपको मदद करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, पूरा जुमला पूरा कीजिए। आई हैव डिसाइडेड टू, मैंने डिसाइड किया है। तो अब यहाँ पर ये भी शायद किस में आते हैं, ये ईडीएम वगैरह में आते हैं कि सेट वगैरह। ठीक है, सेट इन का माना क्या, सेट ऑफ का माना क्या, सेट ऑन का माना क्या, सेट ऑन का माना जैसे हमला करना, ये आपको याद करना है, दिया होता है किताबों में। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस तरीके के जुमले जो हैं वो आपके रैपिडेक्स इंग्लिश में दिए हुए हैं, वरना बहुत सारी किताबें, कमी नहीं है। तो सेट इन के माने, सेट इन के माने, सेट ऑफ माने जर्नी शुरू करना, सेट ऑफ के माने जर्नी शुरू करना, सेट ऑन के माने किसी पर अटैक करने के लिए तैयार होना, सेट अप के माने होते हैं बिजनेस खड़ा करना, बिजनेस का सेटअप करना। और बहुत ज्यादा यूज होता है किताबों वगैरह में कि मैंने फैसला किया है कि मैं अब बिजनेस सेट अप करूंगा। सेटअप माने नसब करना, बिजनेस खड़ा करना, हमारे बोलते हैं बिजनेस खड़ा करना। ठीक है, बिजनेस शुरुआत करना भी माने में आएगा। ठीक है, आई हैव डिसाइडेड टू सेट अप आ न्यू बिजनेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है कि कॉल ऑन के माना क्या होते हैं, कॉल ऑफ के माना क्या होते हैं, कॉल एट के माना क्या होते हैं, कॉल अपॉन के माना क्या होते हैं। ठीक है, कॉल इस तरीके से आपको याद करना है। ब्रिंग अप के माना क्या होते हैं, ब्रिंग ऑन के माना क्या होते हैं। ठीक है, ब्रिंग एट के माना क्या होते हैं, ब्रिंग ऑफ के माना क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको याद करना होंगी। ठीक है, अब देखें यहाँ का पैटर्न देखें। ऑल दो हिज फ्रेंड्स आर कोक्सिंग हिम टू टेक अ डिसीजन, गर्चे उसके फ्रेंड्स कोक्सिंग, अगर मीनिंग नहीं पता तो आप गए,
गर्चे उसके फ्रेंड उसको मना रहे हैं फैसला लेने के लिए। वो एडमिशन लेना चाहता है, दाखिला आ गया जेएनयू में, जामिया भी, तो कह रहे हैं जामिया में ले लो यार, जेएनयू में तुम्हारा आ गया अकेले का, हम सब जामिया में ले लो ना। मना रहे हैं उसके दोस्त, जामिया में ले लो। ऑल दो हिज फ्रेंड्स आर कोक्सिंग हिम टू टेक अ डिसीजन, फैसला ले लो भाई। गर्चे मना रहे हैं, तो अब यहाँ पर क्या नेगेटिव मीनिंग आएगी। लोग पीछे पड़े हुए लेकिन वो नहीं कर रहा है, लोग पीछे पड़े हुए हैं लेकिन वो नहीं कर रहा है, यानी नेगेटिव मीनिंग आएगी यहाँ पर, पॉजिटिव मीनिंग नहीं आ सकती ऑल दो की वजह से। ठीक है, तो अब क्या, तो अब उसके फ्रेंड उसके पीछे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पर ईडियम से चेक हो रहे हैं भाई साहब, आके आसान नहीं है ये। ठीक है, आई मीन इस क्वेश्चन को इजी, आपको सबके माना पता होना चाहिए। हैंड इन ग्लोव्स विद देम, कि उनके साथ उसके, ये ईडियम है, तर्जुमा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि उनके साथ चल रहा है, बिल्कुल उनकी बात मान रहा है। ठीक है, मैंने कहा कि नेगेटिव मीनिंग आएगी, पॉजिटिव मीनिंग नहीं आएगी, पॉजिटिव मीनिंग नहीं आएगी। उसके फ्रेंड उसको मना रहे हैं, तो पहले का माना होगा कि उनके साथ जा रहा है, हाँ उनकी बात मान रहा है, उनके साथ जा रहा है, ये माना थोड़ी होगा, नहीं होगा, नेगेटिव मीनिंग आएगा। काउंटिंग ऑन देम, रिलेइंग ऑन देम, उन पे विश्वास कर रहा है, उनके साथ जा रहा है। ठीक है, उन पे विश्वास कर रहा है, उनकी बात मान रहा है, मैंने कहा ना नेगेटिव मीनिंग आएगा। अब दूसरे थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं कि नेगेटिव मीनिंग है। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स पढ़ रहा है, पहली बात तो यहां भी यूज कर सकते हैं, मतलब जो गौर कर रहा है कि मेरे दोस्त क्या कहना चाह रहे हैं, जो कह रहे हैं उसके पीछे का मोटिव क्या है, ये होता है बिटवीन द लाइन पढ़ना। ठीक है, बिटवीन द लाइन का मतलब क्या होता है, बिहाइंड द लाइन, बिटवीन द लाइन, जो दिख रहा है उन दिखने के जरिया पीछे वाला देखना। ठीक है, मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हो। हम ये नहीं कहते कि मैं कहूं कि खा लो भाई, ठीक है, तो हम कहेंगे समझ रहा हूं क्या कहना चाह रहे हो तुम। ठीक है, तो उसके बाद तो सिटिंग ऑन द फेंस, लेकिन इसका माना क्या है कि लोग, उसके दोस्त उससे मनवा रहे हैं, उसको राजी कर रहे हैं कि भाई डिसीजन ले लो, लेकिन वो फेंस पर बैठा हुआ है, फेंस पर बैठा हुआ है। फेंस पे क्या होता है, फेंस मतलब जैसे आपका जंगलात वगैरह में इस तरीके से लकड़ियां वगैरह लगा दी जाती हैं, या घोड़े वगैरह कहीं पलते हैं, लकड़ियां वगैरह लगाई जाती है ना, उनको क्या नाम देते हैं। ठीक है, तो फेंस के माने वही होते हैं कि वो उस पर बैठा हुआ है। और इसका माना क्या था इस इडियम्स का, इसका माना है कि वो किसी फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है, फैसला लेने के लायक नहीं है, कोई फैसला नहीं कर पा रहा है। लोग, बच्चे, दोस्त उसको फैसला करने के लिए राजी कर रहे हैं, बट ही इज सिटिंग ऑन द फेंस, लेकिन वो फैसला लेने की पोजीशन में नहीं है और फैसला नहीं ले रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला है अरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस एडी इन प्रॉपर सीक्वेंस एंड कंप्लीट द। तो अरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस, जो नीचे दी गए फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस मतलब होता है पूरा जुमला नहीं बल्कि जुमले का एक बड़ा हिस्सा, जुमले का एक बड़ा हिस्सा। ठीक है, ए और डी से लेकर इन प्रॉपर सीक्वेंस सही तरतीब से लगाइए और जुमले को पूरा कीजिए। तो शुरुआत दी हुई है यहाँ पर इट वाज टू बी, इट वाज टू बी। ठीक है, इट वाज टू बी यानी ये होना था, इट वाज टू बी ये थी या ये होना था, टू बी माने ये होना था या थी, ये तर्जुमा है। तो बिफोर इट वाज टू बी, तो बिफोर बन नहीं रहा, बी बिफोर नहीं। ठीक है, बी बिफोर नहीं कह सकते हम, बी विच ऐसा भी कोई मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, इन बी इन अ मंथ, इट वाज टू बी इन अ मंथ। ठीक है, इट वाज टू बी इन अ मंथ, इन अ मंथ वगैरह जैसे जर्फ वगैरह हम अरब में बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रिपोजिशन की मैं गया उसके घर या मैं उस महीने में गया, तो ये लास्ट में अक्सर आया करता है। ठीक है, तो इट वाज टू बी द लास्ट एक्सपेडिशन, ये लास्ट मुहिम थी, या लास्ट एक काम था, इट वाज टू बी द लास्ट एक्सपेडिशन। ठीक है, बिफोर देयर स्कूल एग्जामिनेशन, इनके एग्जाम से पहले, इनके एग्जाम से पहले ये लास्ट एक्सपेडिशन थी। एक्सपेडिशन का मतलब होता है कि कोई दस्ता वगैरह भेजना किसी बामकसद मुहिम के लिए, एक्सपेडिशन का मतलब बामकसद मुहिम, किसी काम के लिए किसी को भेजना, इस तरीके से होता है। तो ये लास्ट एक्सपेडिशन थी इनके एग्जाम से पहले। कौन से स्कूल एग्जामिनेशन, विच वाज ड्यू टू स्टार्ट इन अ मंथ, जो अभी इसी मंथ में शुरू होना थे, जो एक मंथ के अंदर जिनको शुरू होना था। ठीक है, तो पहला क्या होगा, इट वाज टू बी द, पहला क्या होगा, सी द लास्ट एक्सपेडिशन। फिर उसके बाद बिफोर देयर स्कूल एग्जामिनेशन, बिफोर देयर स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है, उनके स्कूल एग्जामिनेशन से पहले जिनको शुरू होना था, विच वाज ड्यू टू स्टार्ट, जो शुरू हो गए इसी महीने में, तो क्या आएगा, सी ए बी डी, सी ए बी डी, सी ए बी डी। ये क्वेश्चन मैं नहीं कह सकता कि हार्ड होंगे, क्योंकि अभी हम इसमें ऑप्शन में बात नहीं कर रहे। ऑप्शन में अगर बात करें तो आपका ऑप्शन को चलो मैं सिखा देता हूं। चलें, अगर हमने क्लियर कर लिया कि इट वाज टू बी, बिफोर नहीं आएगा, ठीक है, विच भी नहीं बैठ रहा है, इन अ मंथ भी नहीं बैठ रहा है, तो द लास्ट एक्सपेडिशन सबसे पहले आएगा, पहले नंबर पे सी ही आएगा। तो सी देखें पहले नंबर पे सिर्फ एक ही ऑप्शन में है,
सी जो है नंबर 1 में सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यहाँ पर डी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, जिसको हमने खारिज कर दिया कि वो तो हो ही नहीं सकता। तो गोया कि आपका सिर्फ यहीं से ही क्वेश्चन बन जा रहा है, लेकिन फिर बाद में हमें वेरीफाई भी करना होता है। जैसे सी के बाद द लास्ट एडमिशन एक्सपीडिशन बिफोर देयर एग्जामिनेशन हॉल, तो ये आपका किस तरीके से ऑप्शन के साथ काम करते हैं वो भी हम एक थोड़ा बहुत आपको सिखा सकते हैं। ठीक है।